अल्लाह आपकी बिल्कुल सुनेगा, लेकिन अल्लाह आपकी तभी सुनेगा जब आप पहले अपने लिए स्टैंड लेंगे। पिटीशन जो है मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा। सबसे पहली बात, मैं आप सब व्यूअर्स से बात कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब निस्वार्थ भाव से। मैं आपको कानून नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, लेकिन निस्वार्थ भाव से आपको बता रहा हूँ। भूल जाइए पुलिस कौन है, भूल जाइए एटीएस कौन है, भूल जाइए इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन है, भूल जाइए कोर्ट्स कौन है, एक बार के लिए। सही कहा आपने। सीमा हैदर कौन है? एक इलीगल इमिग्रेंट, रेफ्यूजी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि रेफ्यूजी ट्रीटी साइन करी नहीं है इंडिया ने, पहला पॉइंट। तो इसके लिए कौन सा मैटर होता है? ये एक्सटर्नल अफेयर्स का। तो पहले इसमें जॉइंट सेक्रेटरी साहब जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हैं, वो इसके अंदर हमारी हेल्प करेंगे। दूसरा है लीगल ट्रीटीज डिवीजन। मेरे सभी प्यारे बहन भाई, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान से आई महिला गुलाम हैदर की पत्नी सीमा हैदर के बारे में, जिसके बच्चों के बारे में, जो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने किस तरह से इस केस की पूरी बारीकता को समझाया है, जो कि ऑडियंस ने नहीं देखा होगा, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे पास एक ऐसा वीडियो है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो को एक मिनट भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, तभी वीडियो लोग बागों को समझ आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इसमें जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के इंडिया के जो वकील हैं, उन्होंने इतनी बारीकी से इसके बारे में समझाया है कि किस तरह से ये इंटरनेशनल केस है और इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। जो बच्चों की कस्टडी है वो भी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। ईश्वर करे आपके बच्चे मिल जाएं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, तभी उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। तो आइए सुनते हैं हमारे जो वकील साहब हैं, उन्होंने कितनी बारीकी से इस पूरे केस के बारे में इतनी आसान तरीके से समझाया है, जो हर बंदा इजीली समझ सकता है, और ख़ास तौर से बच्चों के पिता को, क्योंकि वो 4 साल से मेहनत कर रहा है पर बच्चे नहीं मिल पाए। फिर भी वो इस वीडियो को देखेगा तो जाहिर सी बात है, थोड़ी मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा, तो बच्चे इसको मिल सकते हैं। तो आपकी क्या राय इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के बाद वो भी मुझे बताइएगा। तो आइए देखते हैं, वक्त ज़ाया ना करते ये वीडियो। अल्लाह आपकी बिल्कुल सुनेगा, लेकिन अल्लाह आपकी तभी सुनेगा जब आप पहले अपने लिए स्टैंड लेंगे। पिटीशन जो है मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा। सबसे पहली बात, मैं आप सब व्यूअर्स से बात कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब निस्वार्थ भाव से। मैं आपको कानून नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, लेकिन निस्वार्थ भाव से आपको बता रहा हूँ। भूल जाइए पुलिस कौन है, भूल जाइए एटीएस कौन है, भूल जाइए इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन है, भूल जाइए कोर्ट्स कौन है, एक बार के लिए। सीमा हैदर कौन है? एक इलीगल इमिग्रेंट, रेफ्यूजी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि रेफ्यूजी ट्रीटी साइन करी नहीं है इंडिया ने, पहला पॉइंट। तो इसके लिए कौन सा मैटर होता है? ये एक्सटर्नल अफेयर्स का। तो पहले इसमें जॉइंट सेक्रेटरी साहब जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हैं, वो इसके अंदर हमारी हेल्प करेंगे। दूसरा है लीगल ट्रीटीज डिवीजन, इसका HCHH का, जो कि हेड कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, जो पिटीशन के अंदर है। अच्छा, कैसे करेंगे सर? इसके अंदर जो है, अगर आप पढ़ेंगे, अगर यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसमें मैंने क्लियरली लिख रखा है, पिटीशन अंडर एज कन्वेक्शन ऑन द सिविल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन एंड द रिटर्न ऑफ चिल्ड्रन एंड कस्टडी। मतलब क्या है इसका? इसका क्लियरली मतलब ये है, व्यूअर्स के लिए समझा रहा हूँ। देखिए व्यूअर्स, इसका क्लियरली मतलब ये है कि जो रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चों की कस्टडी है, जी, वो एक इंटरनेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन है HCH। वो स्पेसिफिकली जो इलीगली इमिग्रेंट होते हैं, जो उस पर्टिकुलर HCHH के ट्रीटी के जिन्होंने साइन किया होता है, वो उसमें डीलिंग्स करती है। और भारत ने ये ट्रीटी साइन कर रखी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और लीगल ट्रीटीज डिवीजन HCHH का इसके अंदर प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा, जिसमें गुलाम हैदर साहब की पिटीशन पहले सुनी जाएगी। वो ये जरूरी नहीं है वकील दे, वो खुद भी पिटीशन डाल सकते हैं किसी अपने मिलने वाले के थ्रू, जो कि उनके भाई बंद हो चुके इन चीज़ों को समझते हो। जरूरी नहीं है इसके लिए वकील हो। हाँ, वकील होगा वो प्रॉपर्ली चलेगा, और वकील को देख के एक बार मिनिस्ट्री भी कहेगी कि साहब वकील आया तो उनकी सुननी चाहिए, राइट? ये तो मिनिस्ट्री नॉर्मली क्या करती है, मिनिस्ट्री उठाती है और यू नो व्हाट आई मीन, राइट? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के चलते हुए इसमें कोई ट्रायल नहीं चलेगा, ये एक नेगोशिएशन होगा पूरा। सेटलमेंट मत समझिएगा, नेगोशिएशन। इस नेगोशिएशन के चलते हुए गुलाम हैदर साहब को उसकी दी जाएगी, बिकॉज हमारे पास बहुत ठोस पॉइंट है। हमारे पास ऐसे पॉइंट्स हैं कि बिल्कुल बच्चे यहाँ पे सेफ नहीं है। 3 बच्चियां हैं, तीनों माइनर है, उनका मॉलेस्टेशन किया जा रहा है, बच्चों को बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है।
बच्चों के सारे राइट्स यहाँ पे कह लीजिए आप खत्म हो चुके हैं एक तरह से। अब बच्चों को मारा जा रहा है, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे HCC जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेगोशिएट करके कोशिश ये रहेगी कि हम इनको निकलवा लें। अच्छा, इसके लिए मैंने कोर्ट में जाना क्यों जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मैंने तो कहा था कि भाई हम NRC और CGI साहब के सामने चीज रख सकते हैं, वो हमारा लास्ट स्टेप है। आप एक चीज समझिए, सबसे पहले जो सबऑर्डिनेट लोअर कोर्ट्स होते हैं माननीय, वो जो लोअर कोर्ट के बाद इसके बाद आता है आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट, सेशंस के कोर्ट, फिर आते हैं हाई कोर्ट, फिर आते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कई सारे कोर्ट्स होते हैं जिसके अंदर कुछ आते हैं आपके ट्रिब्यूनल्स। उस ट्रिब्यूनल्स के बाद जाके कई ऐसे न्यायमूर्ति हैं जो आर्बिट्रेशन के केसेस सुनते हैं, कई ऐसे न्यायमूर्ति हैं जो सेटलमेंट को बढ़ावा देते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, व्यूअर से कह रहा हूं मैं। तो वो जो न्यायमूर्ति, उनके बाद सबसे जो मुख्य न्यायाधीश हैं CGI महोदय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उन CGI महोदय के सामने जाके फाइल लगती है। बहुत लंबा है, हम सीधा उनके पास नहीं जा सकते। तो पहले हम सोच रहे हैं कि बिना कोर्ट जाए काम करें, ताकि सामने वाले पार्टी के पास कोई ऑप्शन ही ना रहे। वो कोर्ट में भी जाएंगे तो उनकी रिजेक्ट होने की संभावना यही है। और अगर ये चीज़ नहीं हो पाती और हमें कोर्ट में फाइट करनी होती है, तो ज़रूर से कोर्ट की तो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी। जब हमारी हियरिंग होगी, मैं होऊंगा और हमारे AP सिंह साहब होंगे, आप देखेंगे मैं आर्ग्यूमेंट में जैसा भी रहता है। बस इसके लिए ये है, गुलाम हैदर साहब खुद के लिए स्टैंड ले। मेरे भाई, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं कोई कमाने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं कोई दुकान नहीं खोल के बैठा हूँ, मैं सिर्फ एक मदद कर रहा हूँ एक लॉयर होने के नाते। मेरी लें, किसी और की लें, लेकिन आप अपने लिए आवाज़ जरूर उठाएं। अगर हमें पावर ऑफ अटॉर्नी मिलता है, पावर ऑफ अटॉर्नी मिलने के बाद हम जल्दी से लीगल प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। हम पहले माननीय न्यायालय नहीं जाएंगे सर, इसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो हमारे पास HCCH की ट्रीटी है जिसका भारत मेंबर, कोर्स ऑफ एक्शन ये रहेगा। गुलाम हैदर साहब जो पेटिशनर है, तो मैं पेटिशनर की भाषा बोल रहा हूँ यहाँ पे, कि साहब मुझे धोखा दिया गया। पहली चीज़, मेरे बच्चे आज भारत में हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। मेरी बच्चों के साथ मॉलेस्टेशन हो रहा है, उसकी बाकायदा वीडियो प्रूफ है। मेरी बच्चियाँ मॉलेस्ट हो रही हैं, मेरे बच्चों का कोई एजुकेशन नहीं है, ना उनका वहाँ पर कोई फ्यूचर बन पाएगा ऑन ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन राइट्स। जो माननीय यहाँ पे HCSH कम्युनिटी एंड जॉइंट सेक्रेटरी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनके थ्रू हम नेगोशिएट करके बच्चों को वह करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये ऐसा पहला नेगोशिएशन होगा जो कि मैं किसी मिनिस्ट्री के साथ करूंगा। मैंने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के नेगोशिएशन किए हैं जो एक्चुअली कंपनीज के लिए होते हैं, डील्स के लिए। ये मेरे लिए भी नया है, मैं इसमें कुछ झूठ नहीं कहूंगा। मैं इसमें फिलहाल के लिए कोई एक्सपर्ट नहीं इमिग्रेशन के रिलेटेड मामलों में, बट नेगोशिएशन मेरा एक बहुत अच्छा की पॉइंट है, आर्ग्यूमेंट मेरा एक बहुत अच्छा की पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लॉ के अंदर आ रहा है, आप समझिए मेरी बात। तो इंडियन कोर्ट्स, यदि AP सिंह साहब जो हैं, उनके जो वकील साहब हैं, वो अगर माननीय न्यायालय में जाएंगे, आप भले JM में चले जाएं, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट होती है, माननीय जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट, उसके ऊपर आप कोर्ट, उसके सबऑर्डिनेट सेशंस में जाएं, आप हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, कहीं पे भी आप जाएं इसकी अपील करने के लिए कि अगर मान लीजिए हमारे फेवर में होगा, चांसेस कितने हैं, जो आपका क्वेश्चन था। देखिए चांसेस तो हैं, बस गुलाम हैदर साहब का हमें सपोर्ट चाहिए, और उसके बाद जो है हम उनको बच्चे दिला सकते हैं। मेन पॉइंट क्या है कि हम कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, वो पॉइंट ये है कि कोर्ट के अंदर ये मामला समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ये मामला मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और दूसरा जो HUC की जो फाउंडेशन है, यहाँ हमने अप्रोच किया है। तो माननीय न्यायालय उसके लिए अपील हो सकता है, ये मेरा एक विचार है कि AP सिंह साहब के वकील मतलब अपील जो है खारिज कर दें, क्योंकि एक इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत आता है। और वो कहेगा आप किसी भी कोर्ट में चले जाएं, फैयाज साहब आप तो वकील हैं, आप तो जानते हैं कि कोर्ट में मामला कैसा होता है, राइट। तो वो इस चीज़ को सीधा ये कह के रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का मामला है, ये रेलेवेंट कोर्ट ही नहीं है, ये ट्रिब्यूनल रेलेवेंट है ही नहीं, राइट। मैंने अच्छे से NRC ट्रिब्यूनल मैंने पढ़ा है और इमिग्रेशन के लॉज मैंने पढ़े हैं, तब जाके मैंने ये पिटिशन रेडी करी है। और एक 2 मिनट और लेके मैं जवाब देना चाहूँगा कुछ कॉमेंट्स का। लोग बोल रहे हैं, लोकेंद्र कुमार इस केस के पीछे इतने पागल क्यों हो रखे हैं, क्या इनके पास केस नहीं है? सर मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी क्लाइंट्स हैं, हमारे पास समय ही नहीं होता कि हम इतना बात कर पाएंगे। तो भी अब वीकेंड है तो हम इतना ज्वाइन कर पा रहे हैं लाइव में। दूसरी बात, हमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हम इस गुलाम हैदर साहब का केस लें। उन्होंने खुद ने कहा था कि इंडिया के लॉयर हों, कोई इंडिया के वकील हों जो इसमें हमारी मदद कर सकें, तो कृपया करके आगे आए। तो हम तो आगे आए हैं, हमने हेल्प ऑफर की है जी, हमने हेल्प ऑफर की है। आशा करता हूँ आपको जवाब मिल गया सर। मैं इसमें देखें सर, बहुत सारे लोग हैं वो अपनी सोच के मुताबिक दुनिया को देखते हैं, और जो इस तरह की सोच का मालिक होगा ना, वो हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढेगा और कोशिश करेगा कि किसी अच्छे खासे इंसान में कोई ना कोई नुक्स निकाल दे। तो मैं इसमें यही कहूँगा
कि मैं भी पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है बदर एंड बदर लॉ, जी जिसकी 3 बड़ी ब्रांचेस है पाकिस्तान में। एक कराची में है, एक इस्लामाबाद में, एक लाहौर में। सही जी कहा। पिछले 6-7 साल से मैं यहाँ पे बदर एंड बदर लॉ एसोसिएट है। यहाँ पे जो हमारे चीफ एग्जेक्टिव है इस लॉ फर्म के, वो स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान की बड़ी पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, जो इससे मिनिस्टर थे। तो पाकिस्तान में निगरान सेटअप चल रहा है, तो वो फॉरेन मिनिस्टर थे पहले, इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी थोड़े दिन पहले भारत का लास्ट विजिट भी उन्होंने किया था। तो वो स्पोक्स पर्सन है जुल्फकार अली बदर साहब, जो हमारे चीफ एग्जेक्टिव हैं लॉ फर्म के, और वो एडवोकेट भी हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि जिस तरह से आपने कहा, ये तो आपका यहाँ पे इस लाइव सेशन में आना एक ब्लेसिंग है, कि मैं ये समझता हूँ कि ये ब्लेसिंग है कि आप अपना प्रीशियस टाइम दे रहे हैं, और जिस वकील के पास आपको टाइम लेकर या अपॉइंटमेंट लेकर फीस देकर जाना पड़ता है, वो फ्री ऑफ कास्ट आपके लिए कदम बढ़ा रहा है। तो मेरे ख्याल में तो वो इससे तो बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। सही मैं इसमें ये कहूँगा कि जो अभी आपने लखविंदर साहब बात की, मर्चेंट साहब ने बात की कि वो क्या कहते हैं कि मुल्ला की दौड़ आखिर मस्जिद तक, ठीक है। मैं यहाँ पे ये जो लीगल पॉइंट्स हैं, ये रोशन अजीम साहब को समझा सकता हूँ, क्योंकि वो एक एडवोकेट हैं और वो आपकी कैपेबिलिटी को या आपकी जो अप्रोच है उसको समझ सकते हैं। अगर आप लेमैन के आगे चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे तो वो ये समझेगा कि शायद सनी देओल बहुत अच्छा जो है वो वकील है, क्योंकि उसने इन दामनी फिल्म में बड़ा डायलॉग मारा था, तो हो सकता है कि वो बहुत बड़ा कोई वकील हो। लेकिन ये बात समझने के लिए वो आपको दिमाग चाहिए। तो मैं इसमें ये रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे आज पूरी तरह से श्योर नहीं था कि आप इस लाइव सेशन में आ रहे हैं। मैं अब कल का लाइव सेशन में कोशिश करूंगा कि रोशन अजीम साहब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में गुलाम हैदर के वकील हैं, मैं तो आपकी तरह ना 3 में ना 13 में, मैं तो जनरली जैसे आपने बात की कि गुलाम हैदर का मैंने एक वीडियो देखा मस्जिद नबवी में, सही कहा। और वहां से मेरे दिल में हमदर्दी पैदा हुई कि यार ये एक बंदा है, इसके साथ नाइंसाफी हो रही है, इसके बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। तो हम उस हवाले से बड़ी डेडिकेशन के साथ इस केस को लेकर चल रहे थे। उस वीडियो के बाद मैं ना इसमें वकील हूँ, ना मुझे कोई ऐसा शौक है, और आज तक मैंने कभी गुलाम हैदर को ये नहीं कहा कि मेरे साथ लाइव में आए। हालांकि वो 3 से 4 दफा लाइव में आया है, और वो खुद आया है। मेरे पास इस चीज के चैट मैसेज पड़े हुए हैं, जब मुझे उन्होंने कहा कि सर आप मुझे लाइव लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो मैंने कहा भाई आप जरूर आए, आप तो मेरे भाई हैं। वो 3 से 4 दफा आए, हमने कभी उन्होंने फोर्स किया। बहुत सारे यूट्यूबर ये कहते होंगे कि वो आए, तो मैंने कभी उन्हें ये नहीं कहा। मैं अपनी इंडिपेंडेंट तौर पर, डॉक्टर शुजात साहब हैं, मर्चेंट भाई हैं, डे 1 से इन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था। जब शुरू में बात की, ज्यादा लोगों ने देखना शुरू कर दिया, 20 से 25 हजार लोग हमारे साथ जुड़ गए। यही वजह है कि अब भी मैं अगर इस लाइव सेशन में बात कर रहा हूँ, तो ये जो 20 से 25 हजार जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमें सुनना चाहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मैं रोशन अजीम साहब को और आप सबको, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे बिठाऊंगा। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि रोशन अजीम साहब भी PhD हैं, वो आपकी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। और क्योंकि एक पढ़े लिखे आदमी है, लॉजिकल बात से कन्विंस होंगे और वो इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। और वो जो आपने पावर ऑफ अटॉर्नी और ये जो पेपर वर्क तैयार किया है, इसकी भी अहमियत को समझेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हैं कि क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ कैसे हो गया। ये बहुत सारे लोग नीचे सवाल भी कर रहे हैं। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या भारत में, जैसा कि पाकिस्तान में एक है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग पैरेलल चल सकती हैं, ठीक है, क्या भारत में भी ऐसा है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड सिविल प्रोसीडिंग पैरेलल चल सकती हैं या नहीं चल सकती? कि किस टाइप का केस है, क्या उस पर्टिकुलर केस में सर्कमस्टेंसेस हैं, राइट। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल चल सकती है, सिविल प्रोसीडिंग्स एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पैरेलली चल सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप एक चीज देखें, एक वकील के नजरिए से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मुझे मेरे क्लाइंट को बचाना है, ठीक है। मेरा क्लाइंट बाहर से आया है, वो चाहता है कि वो सचिन बीना जो है उससे शादी करना चाह रहे हैं, उससे करना चाह रहे हैं। तो मेरी तरफ से तो ये रहेगा कि जो जांच एजेंसीज हैं वो इस केस से अलग हो, पुलिस इस केस से अलग हो, बिकॉज सबसे ज्यादा ऑन ग्राउंड पावरफुल यही होते हैं, राइट सर। ऑन ग्राउंड पावरफुल जांच एजेंसीज, ATS यही लोग हैं। तो इसको सिविल मैटर बनाया गया है, वो किस तरह से बनाया गया है, वो वकील साहब का मैं आपको बताता हूँ, पूरा एक स्ट्रेटेजी है बनाना है। मैं हालांकि ज्यादा टेक्निकल नहीं बोलूंगा, सॉरी बैकग्राउंड में अब नॉइज आ रही है, मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा।
हाँ जी। तो जो वकील साहब ने यहाँ पे स्ट्रेटेजी करी है वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, काबिल तारीफ है, क्योंकि उन्हें एटीएस को दूर रखना है, उन्हें जांच एजेंसीज को दूर रखना है, राइट। तो वो उन्होंने बहुत एक अच्छी स्ट्रेटेजी यहाँ पे लगाई है उसको सिविल केस बनाने में। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सर एक मेरा क्वेश्चन है, प्रोसिक्यूट कौन करेगा? प्रोसिक्यूट तो कोई कर ही नहीं रहा है अभी, कोई वकील सामने नहीं है, कोई ऑपोजिशन इनके सामने नहीं है, राइट। इनके प्रोसिक्यूशन डिफेंस पूरा मामला ही बिगड़ चुका है, वन साइडेड केस बन चुका है। अब जब गुलाम हैदर साहब जो हैं, गुलाम हैदर साहब यदि हमें पावर ऑफ अटर्नी देंगे तो इसके लिए हम उसके बाद ही प्रोसीड कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ रही है। और हाँ, सिविल और क्रिमिनल मैटर साथ में चल सकते हैं, ये केस टू केस डिपेंड करता है। इस स्पेसिफिक केस में वकील साहब को भी प्रोसिक्यूट करने वाला नहीं मिला। और देखिए एक प्रैक्टिकल बात है, जांच एजेंसीज वगैरह जो है वो सिविल केसेस के ऊपर ज्यादा एक्शन नहीं ले पाती, मैं आपको बताना चाहूंगा।